हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। अवेकन द जायंट विद इन बुक समरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, ये है ऑथर टोनी रॉबिन्स की बेस्ट सेलिंग बुक अवेकन द जायंट विद इन की समरी। क्या आप जानते हैं कि हम सब के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का एक स्लीपिंग जायंट मौजूद है, जो हमारे इनर वर्ल्ड में डीप कहीं सो रहा है। क्या आपको मालूम है अपने अंदर के इस जायंट को जगाकर अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स पूरी ताकत और कभी ना खत्म होने वाले पैशन के साथ कैसे टैकल करें? बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं होती, कम से कम ये मार्वलस बुक बनने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, जो लिखी है एंथनी रॉबिन्स ने। इस बुक में रॉबिन्स ने ऐसी टेक्निक्स की एक पूरी वैरायटी और रेलेवेंट एडवाइस दी है जिसे आप यूज करके सक्सेस और हैप्पीनेस की अपनी डिजायर पूरी कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपके लिए अवेकन द जायंट विद इन बुक में से ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल आइडियाज पढ़कर छाटे हैं जो हम आपके सामने पेश कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने इन सब आइडियाज को डे टू डे की रियल लाइफ स्टोरीज और सिचुएशंस के थ्रू समझाने की कोशिश की है। बैलेंस्ड एक्सपेक्टेशन, इस एक्सप्रेशन के साथ हम कहेंगे कि एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड्स एक्सट्रीमली वैल्यूएबल चीजें हैं जब उन्हें मोटिवेटर की तरह किसी एक पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए यूज किया जाए। हालांकि स्टैंडर्ड्स इतने हाई होने चाहिए कि हमें बार बार चैलेंज कर सके और आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करे। हाई और परफेक्शनिस्ट स्टैंडर्ड्स और ऐसे लो स्टैंडर्ड जो हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं रखता, इनके बीच एक परफेक्ट बैलेंस करना काफी मुश्किल है। ये दोनों अगर एक्सट्रीम्स हो तो हमें लैक ऑफ डिजायर और मोटिवेशन की तरफ ले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिलेटिवली हाई स्टैंडर्ड रखने के मतलब है कि हमें कोई भी चीज बहुत जल्द फेलियर लग सकती है, भले ही वो ना हो। इसके अपोजिट अगर हम लो स्टैंडर्ड रखेंगे तो हमें कोई काम करने में वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो इजी होगा, उसमें कोई चैलेंजेस नहीं होंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे अनरीजनेबल, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन किसी भी ऐसी कोशिश बर्बाद कर देती है जो अदरवाइज प्रोमिसिंग हो सकती थी। वियतनाम वार की स्टार्टिंग में अमेरिकन आर्मी हाई स्पिरिट में थी। क्यों ना होती? आखिरकार ये दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री के सोल्जर जो थे, उनके पास मोस्ट एडवांस और बेस्ट टेक्नोलॉजी थी, उनके पास मोस्ट टैलेंटेड ऑफिसर थे, उनकी ट्रेनिंग का कोई मुकाबला नहीं था। हार उनका ऑप्शन थी ही नहीं, क्योंकि उन्हें जीतने का पूरा भरोसा था। इतना ज्यादा कि उन्होंने अपने दुश्मन को कमजोर समझ लिया था। एक सब ह्यूमन लेवल तक प्रैक्टिकली उन्हें बहुत छोटा समझा। दूसरे वर्ड्स में कहे तो वियतकोंग, वियतनाम कम्युनिस्ट आर्मी, अमेरिकन आर्मी को दुश्मनी के लायक नजर ही नहीं आ रही थी। यूएस आर्मी ने वार स्टार्ट होने से पहले ही इसे एक तरह से जीता हुआ समझ लिया था। और यही बात शायद उनके सीरियस लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह भी बनी, और अल्टीमेटली इसने वियतनाम वार को एक हॉरिबल कचरा बना डाला था। अगर सिचुएशन को ज्यादा थोरोली एनालाइज किया जाता तो शायद यूएस आर्मी इस वार को विनिंग की अप्रोच से देखती ही नहीं। तो इस स्टोरी का एग्जाम्पल देकर हम ये कहना चाहते हैं कि अ बैटल कैन नॉट बी वोन बिफोर इट इवन स्टार्टेड, यानी किसी भी लड़ाई की शुरुआत से पहले ही इसकी जीत तय नहीं की जा सकती। अब जब हम किसी भी सिचुएशन को काफी क्रिटिकली वे में अप्रोच करते हैं, तब भी हो सकता है कि जिस तरीके से इसे एनालाइज किया गया है उसमें कुछ मिस्टेक हो। अब जैसे मान लो कोई अपने लिए एक्सट्रीमली लो स्टैंडर्ड रखता है जिससे उसका काम इजीली हो जाता है, लेकिन भले ही ये सारे काम पूरे हो रहे हैं, लेकिन इन्हें करने में कोई मजा नहीं आता, क्योंकि इसमें कोई चैलेंज तो है ही नहीं। ये कई बार तब होता है जब लोग एक्सट्रीमली अनकॉन्फिडेंट होते हैं और उन्हें अपने अंदर की एबिलिटीज पर भरोसा नहीं होता। कोशिश करने, जिसमें हार भी मुमकिन है, के बजाय अपने लिए लो स्टैंडर्ड सेट करना बहुत इजी होता है। जब लोग फेल होने से डरते हैं ना, तो उन्हें लो स्टैंडर्ड की चीजों पर काम करना ज्यादा लॉजिकल लगता है, क्योंकि इसमें फेल होने के खतरे कम होते हैं और थोड़ा प्राइड भी फील होता है कि चलो हमने कुछ तो हासिल किया। शायद आपने नोटिस किया हो, जब भी हमें मौका मिलता है हम आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को पॉपुलर लोगों का एग्जाम्पल देकर यूज करते हैं। लास्ट कुछ एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि कैसे अनबैलेंस्ड एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड्स कसेस का कोई भी चांस बर्बाद कर सकते हैं। अब हम इसे एक और पॉपुलर पसंद के एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं, मैकॉले कुल्किन।
हम सब उनकी स्टोरी जानते हैं, एक अमीर और यंग आदमी जो ड्रग्स के चंगुल में फंस जाता है। हालांकि हम एक दूसरा पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कई सारे ब्लॉकबस्टर्स, खासतौर पर होम अलोन सीरीज के बाद, वो इस सब से एकदम बोर हो गए और अपना स्टैंडर्ड घटा दिया? सिंपली बोले तो वो 13 साल की एज से ही सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने लगे थे, और सक्सेस की तरफ लगातार बढ़ने की इस आदत का चार्म अब ओवर होता जा रहा था उनके लिए। जैसे जैसे फिल्मिंग रूटीन का बर्डन उन पर बढ़ता गया, उनका एक्टिंग स्टैंडर्ड घटता गया और अल्टीमेटली वो एक वेस्टेड टैलेंट बन के रह गए। हाई सेट स्टैंडर्ड रखना भी कोई ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। यह भी उतना ही हार्मफुल है जितना कि लो सेट स्टैंडर्ड। यह चीज आप परफेक्शनिस्ट लोगों में देख सकते हैं। वो अपने लिए इतने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक आर्टिस्ट है जो परफेक्शनिस्ट है, तो अब ये आर्टिस्ट कभी भी अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ कमी लगती रहेगी और वो उसे ठीक करता रहेगा। उसके लिए कोई भी चीज कंप्लीट नहीं हो पाती, इस वजह से फाइनल एक्सपोजिशन हमेशा पोस्टपोन होता रहेगा। और लास्ट में होगा ये कि वो परफेक्शनिस्ट आर्टिस्ट तंग आकर अपना काम ही छोड़ देगा। लियोनार्डो डा विंची को शायद परफेक्शनिस्ट बोला जा सकता है, क्योंकि अक्सर उन्हें छोटी सी पेंटिंग फिनिश करने में ही सालों लग जाते थे, जैसे कि मोनालिजा, जिसे बनाने में उन्होंने 4 साल लगा दिए थे। अपनी इस आदत की वजह से लियोनार्डो उतने प्रोडक्टिव और फर्टाइल नहीं बन सके जो वो बन सकते थे। जो लोग हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं, अक्सर ऐसे लोग खुद की इरेशनल डिमांड्स पूरी करने के चक्कर में बार बार फेल होते रहते हैं और फिर उन्हें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। यहाँ हम यूसेन बोल्ट की स्टोरी बताना चाहेंगे। जैसा सब जानते हैं, उसेन बोल्ट हिस्ट्री में सबसे फास्ट रनर है। छोटी सी एज से ही वो अपने साथ के बच्चों से कहीं ज्यादा तेज दौड़ते थे, और जब उसेन बोल्ट बड़े हुए और एक प्रोफेशनल एथलीट बने, उन्होंने लोगों से रेस करना छोड़ दिया, क्योंकि अब वो टाइम से रेस लगाते थे और ये रेस कोई जीत नहीं सकता। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, उनके लिए इससे भी बेटर करने को था। दूसरे वर्ड्स में बोले तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती थी, वो और तेज दौड़ सकते थे। इसलिए कुछ टाइम बाद ही उन्होंने खुद से ही एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन रख ली, या कहे कि लोगों ने उनसे रख ली थी। फिर जब भी वो कोई रेस में दौड़ते, हर कोई उनसे अपना ही सेट किया हुआ कर्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद करता। लेकिन ये भी गौर करने लायक है कि किसी भी ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बगैर किसी सेटबैक के एक के बाद एक बेटर रिजल्ट दे। इसलिए अल्टीमेटली जब उसेन बोल्ट खुद से ही डिसअपॉइंटमेंट होने लगे, बैड रेसेस जो उन्हें अपने बारे में एक्सट्रीमली बैड फील कराती थी, तो उन्हें लगा कि वो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल में बुरी तरह फेल हो गए हैं। सिंपली कहे तो उन्होंने इन मामूली फेलर्स को इतना बड़ा चढ़ा दिया कि इसे वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डिफीट समझने लगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन की इम्पोर्टेंस। ऐसा लगता है कि एंथनी रॉबिन्स लाइफ में डिसीजंस की इम्पोर्टेंस को ज्यादा बड़ी नहीं समझते, कि हर रोज हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारी लाइफ और फेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके लिए इसे इजी बनाते हुए ताकि आप अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सके, एंथनी रॉबिन्स ने इन्हें 3 सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड किया है। 1. किस चीज पर फोकस करे, इस बारे में डिसीजन 2। मीनिंग ऑफ इवेंट्स और उनके इंटरप्रेशन के बारे में डिसीजन 3। जो हमें लेने हैं उन एक्शन के बारे में डिसीजन। चलो इन तीनों ग्रुप्स को ब्रीफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, क्योंकि इन्हें समझना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, तभी हम इस टेक्स्ट का पर्पस समझ पाएंगे। किस चीज पर फोकस करे, इस बारे में डिसीजन हम सब निकोलस टेस्ला के बारे में जानते हैं। एक यूरोपियन, एक शानदार पर्सनैलिटी का मालिक जिसने हमारे आज के इस मॉडर्न टाइम को काफी कुछ दिया है। ये अपने टाइम के हिसाब से काफी फ्यूचरिस्टिक, काफी आगे थे, सिर्फ साइंटिफिक सेंस में ही नहीं। उनकी लाइफस्टाइल, उनकी यूजुअल लाइफ, हर चीज में वो अपने टाइम से कहीं ज्यादा आगे चलते थे। लेकिन अभी जल्दी क्या है इस स्टोरी में आगे बढ़ने की। पहले जान लेते हैं कि निकोलस टेस्ला का चाइल्डहुड कैसा था। निकोलस टेस्ला ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, मॉडर्न डे क्रोटिया के स्मॉल विलेज में पैदा हुए थे। उनके पिता ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट थे। टेस्ला को बेस्ट एजुकेशन दी गई थी। बचपन से ही वो हर चीज में बड़ा फोकस करते थे और अपनी पूरी कंसंट्रेशन दिखाते थे।
सिंपली बोले तो वे बाकी बच्चों से काफी डिफरेंट थे, जैसे कि वो अपने हाथों से वाटरमेलन जैसी चीजें बनाया करते। और जब वो बड़े हुए ये क्लियर होता गया कि वो एक ट्रू जीनियस है। फिर वो ऑस्ट्रिया चले गए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और वहाँ उनकी लाइफस्टाइल बाकी यंग लोगों की तरह ही थी। वो स्मोक करते थे, ड्रिंक करते थे और कार्ड्स भी खेलते थे। जरा इमेजिन करो कि एक जीनियस इन्वेंटर गैम्बलिंग में अपना पैसा हार रहा है, लेकिन अपने फ्रेंड से एकदम अलग। उन्हें जैसे एक झटके में इन सब चीजों की लत लगी, उसी तरह एक झटके में ही छूट भी गई। उनकी ऑटोबायोग्राफी माय इन्वेंशंस, जो कि ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई है, उसमें टेस्ला के कॉलेज लाइफ की ये सब बातें बड़े अच्छे से डिस्क्राइब की गई है। तो अगर हम कहें कि जीनियस होने के अलावा निकोलस टेस्ला के बारे में क्या चीज श्योर है, तो हम सकते हैं कि उनकी पावर ऑफ विल। चलो अब आगे उनकी एक चीज पर कंप्लीट फोकस करने की एबिलिटी चेक करते हैं। वो एक तरह से अपनी लेबोरेटरी में ही रहते थे। जब वो एक चीज पे फोकस करते तो बाकी सारी चीजों को नेगलेक्ट कर देते थे। ये उनकी खूबी थी। सुबह उठते ही वो काम पे चल पड़ते थे। वो कम से कम 16 घंटे तो जरूर काम करते थे। ओल्डर होने के साथ ही उनकी अमाउंट ऑफ स्लीप भी डिक्रीज होने लगी थी, क्योंकि वो सोते कम थे। वो अपने काम में इतना डूब जाते थे कि नींद की भी परवाह नहीं करते थे। हम बोल सकते हैं कि शायद उनका अपनी बॉडी पर एक तरह का कंट्रोल था कि वो अपनी नींद तक भगा सकते थे। लेकिन अभी और सुनिए, टेस्ला औरतों के मामले में नोटोरियस थे। वो औरतों से दूर भागते थे। अपने फ्रेंड्स और कलीग्स से एकदम उलट, वो सेक्स से दूर भागते थे। उनकी प्राइवेट लाइफ एकदम कोल्ड और इमोशनलेस थी। ऐसा भी नहीं था कि वो पूरे असेक्सुअल थे या उन्हें कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन पता नहीं क्यों मगर उन्हें लगता था कि प्यार, रोमांस जैसी चीज उनके काम में इंटरफेयर करेगी। और अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में वो किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि दो नावों की सवारी एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने प्यार मोहब्बत के बदले साइंस को चूज किया। टेस्ला श्योर थे कि उन्हें क्या चाहिए और उसकी क्या प्राइस उन्हें देनी होगी। उन्होंने क्लियर डिसीजन लिया था कि वो किस चीज पर फोकस करेंगे। ना तो हम उनकी इस लाइफस्टाइल को डिजायरेबल या अच्छी बोल रहे कि आप भी ऐसा ही करो, और ना ही हम यहाँ टेस्ला की लाइफ का मजाक उड़ा रहे हैं या इसे बैड बोल रहे हैं। हो भी सकता है कि कुछ लोगों को ये लाइफस्टाइल एकदम कोल्ड और अलूफ लगे, वही बाकी कुछ लोगों को उनकी ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगे। डिसीजंस अबाउट मीनिंग ऑफ इवेंट्स एंड देयर इंटरप्रेशन। आपने अक्सर थेरेपिस्ट्स को इस टाइप की बातें कहते सुना होगा। आप उस इंसान से नाराज नहीं है, बल्कि उसके बिहेवियर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर आपको गुस्सा आ रहा है। जब थेरेपिस्ट इस टाइप की बातें करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? वेल, कुछ ऐसा ही एंथनी रॉबिन्स का भी मानना है जब वो उन डिसीजंस के बारे में बोलते हैं जो इवेंट्स के मीनिंग और उनके इंटरप्रेशन के बारे में होती है। और दोनों मैसेज एकदम क्लियर है। आवर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड इज नॉट डायरेक्ट, इट्स इनडायरेक्ट। हमें हमेशा डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा इंटरप्रेशन मोस्ट रियलिस्टिक है, और हमारे पास उसका अल्टरनेटिव इंटरप्रेशन और मीनिंग हमेशा रहता है। तो रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है? चलो एंगर मैनेजमेंट सिचुएशन को लेते हैं। मान लो आप किसी पर बहुत गुस्सा हो। आपका फ्रेंड थोड़ा लेट हो गया क्योंकि उसे याद ही नहीं रहा कि आप साथ में घूमने जाने वाले थे, या फिर लास्ट मिनट में उसने प्लान चेंज कर दिया घूमने का। खैर, जो भी बात हो, आपको बहुत गुस्सा आ जाता है और आप अपना गुस्सा जस्टिफाइड कर सकते हैं क्योंकि गलती आपके फ्रेंड की है। और सच बात तो यही है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिस मोमेंट आपने सोच लिया कि आपके गुस्से की वजह आपके फ्रेंड का बिहेवियर है, उसी मोमेंट आप गलत हो जाते हैं। आप इसलिए गुस्सा है क्योंकि आप अपने फ्रेंड के बिहेवियर को खुद अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपका फ्रेंड फिर से लेट हो गया। आप नर्वसली इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, बार बार घड़ी चेक कर रहे हैं। कुल मिलाके आप टेंस और रेस्टलेस हैं। आप शायद सोचे कि आपका फ्रेंड कितना इररिस्पॉन्सिबल है। आपने मन में सोच भी लिया है कि जब वो आएगा तो आप उसे क्या क्या बोलने वाले हैं, और इस सब से आपका गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर सोचे कि वेट, कहीं मेरा फ्रेंड ट्रैफिक जाम में तो नहीं फंस गया, या शायद ये सोचे, हाँ,
मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरा दोस्त इतना भी बुरा नहीं है, उसमें कुछ अच्छी बातें भी है। और इसके अलावा वो हमेशा लेट नहीं होता, बस आज हुआ है। ऐसा एलिमेंट्री स्कूल में भी हुआ था। तो इस तरह सोचने से आप एक अल्टरनेटिव चूज करते हैं जो इवेंट्स का एक हेल्दियर इंटरप्रेशन है, यानी सिंपली बोले तो आप हालत का दूसरा पहलू देखने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छी बात है। जैसा एंथनी रॉबिन्स बड़े अच्छे ढंग से पॉइंट आउट करते हैं, वो मोमेंट जब आप डिसाइड करते हैं कि जरूरी नहीं कि किसी इवेंट या किसी सिचुएशन पर आपका फर्स्ट इम्पल्सिव इंटरप्रेशन सही हो, यही वो मोमेंट है जब आप उस इवेंट का दूसरा पॉसिबल व्यू देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो बस एक एग्जाम्पल है। एंथनी रॉबिन ऐसी और भी सिचुएशन बताते हैं जहां हमें लॉस या डिफीट को इंटरप्रेट करना होता है। कहने की जरूरत नहीं है कि अक्सर लोगों को ऐसे पेनफुल सब्जेक्ट्स को फेस करना अच्छा नहीं लगता, और यहाँ तक कि जब वो बैठकर इस बारे में सोचते हैं तो हमेशा नेगेटिव और डिप्रेसिव थिंकिंग से भर जाते हैं। और ये पक्की बात है कि इससे उनमें लैक ऑफ मोटिवेशन की फीलिंग आती है, जो एक तरह से फ्यूचर में हमारे फेलर के चांसेस बढ़ाती है। लेकिन ये थिंकिंग बेकार है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं होता। जैसे माना कि एक लड़की है जो एक स्टूडेंट है, इसने एक टेस्ट दिया लेकिन वो फेल हो गई। अब क्योंकि ये टेस्ट उसके लिए इम्पोर्टेंट था और उसने इसके लिए मेहनत भी काफी की थी, तो ये नेचुरल बात है कि फेल होने से वो डिप्रेशन में आ गई। ऐसी सिचुएशन में जो फर्स्ट इमोशनल रिस्पॉन्स होगा उसे अवॉइड करना रेयर है। ये वो डीप गट फीलिंग है जो हम इंस्टेंटली फील करते हैं, लेकिन हम चाहे तो बाकी चीजें चेंज हो सकती है। अब जैसे इस केस को लेते हैं, जब उस लड़की को रियलाइज हुआ कि वो फेल हो गई है, उसे ऐसे और भी मौके याद आए जहां वो फेल हुई थी। और जैसे ही उसे ये ख्याल आया, उसे लगने लगा कि उसकी तो पूरी लाइफ ही एक फेल है। हर चीज जो उसने आज तक की, वो चाहे कितना भी हार्डवर्क कर ले, वो फेल होती रहेगी। उसकी डिप्रेसिव थिंकिंग के हिसाब से ये रीसेंट टेस्ट एक एग्जाम्पल है कि उसकी किस्मत में फेल ही लिखा है। उसने इतनी मेहनत से पाई की और टेस्ट भी इतना इम्पोर्टेंट था, फिर भी वो फेल हो गई। अब यहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं। रोने धोने के बजाय वो फ्यूचर में मिलने वाले मौकों के बारे में सोचे और खुद से कहे, जो हुआ सो हुआ, ये टेस्ट अभी भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगी और पास होके दिखाऊंगी। जब मैं अपना बेस्ट दूंगी तभी तो पता चलेगा कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ। इस तरह की थिंकिंग प्रोएक्टिव है और उन चीजों पर फोकस करती है जो चेंज की जा सकती है, जैसे स्टडी टाइम बढ़ाना, क्योंकि ये अपने हाथ में है। वही दूसरी तरफ जो इंसान किसी इवेंट का सिर्फ बैड साइड पर फोकस करेगा, वो कुछ ऐसे सोचेगा, मैं कितना बुरा हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की फिर भी फेल हो गया, मैं इतना डम हूँ कि एक टेस्ट तक पास नहीं कर पा रहा। यहाँ हम एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो अपनी हार के लिए अपने इनर कैरेक्टरिस्टिक और कैपेबिलिटीज को ब्लेम कर रहा है। फर्स्ट सिचुएशन में जब कोई प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करता है तो वो फेलियर के लिए आउटसाइड फैक्टर्स को ब्लेम करता है, ना कि खुद को। जैसे कि बजाय अपने इनर ट्रेट्स को कोसने के, ऐसा इंसान अपनी डिफीट के लिए ऐसे फैक्टर्स पॉइंट आउट करेगा जो चेंज हो सकते हैं, जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स और इंटेलिजेंस कंट्रोल करना इतना इजी नहीं होता, लेकिन हाँ, मेहनत करना, स्टडी का टाइम इंक्रीज करना जैसे फैक्टर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अब हम एक बड़े इम्पोर्टेंट पार्ट पर आए हैं। जब कोई इंसान किसी इवेंट पर कोई सटन पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करता है तो वो अडॉप्टेशन उसकी जजमेंट और मेमोरी को भी इन्फ्लुएंस करने लगती है। जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा कि वो लड़की जब फेल हो जाती है तो कैसे उसे इस टेस्ट की वजह से पिछले टेस्ट में फेल होने की बात याद आ जाती है। इसी तरह इसके उलट जब वो प्रोएक्टिव स्टेन्स अडॉप्ट करती है तो फ्यूचर में पास होने के बारे में सोचने लगती है। इसलिए पॉजिटिव इंटरप्रेशन चूज करने से हम अपने ब्रेन को कुछ ऐसे रिवायर करते हैं कि ये ज्यादा पॉजिटिव वे में सोचना स्टार्ट कर देता है और हमें और ज्यादा पॉजिटिव मेमोरीज रिकॉल होने लगती है। एक एग्जाम्पल और देते हैं। हमारे स्टूडेंट्स शायद ये बोले, मुझे यकीन है कि ज्यादा स्टडी करके मैं इस सब्जेक्ट का मैं मास्टर बन जाऊंगा और शायद हाई ग्रेड भी ला सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब तक जो मेरा पढ़ने का ढंग था उसमें कुछ कमियां रही होंगी।
मेरा फोन भी वही रहता था, बार बार मैं इंस्टाग्राम और मैसेज चेक करता रहता था। मैंने पढ़ने का सही मेथड तो चूज ही नहीं किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ पढ़ाई करूंगा। कुल मिलाकर बोले तो जब हम प्रेजेंट में पॉजिटिव रहते हैं तो हमें अपना पास्ट और फ्यूचर भी पॉजिटिव लगता है। डिसीजंस अबाउट एक्शंस, वी आर गोइंग टू टेक डिसीजंस, उन एक्शन के बारे में जो हम लेने वाले हैं। ये शायद सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के डिसीजंस होते हैं, जैसा कि एंथनी रॉबिन्स मेंशन करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनकी वैल्यू कम हो जाती है। ये उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि पहले वाले दो टाइप के हैं। एक्शन के डिसीजन लास्ट में आते हैं। अब जैसे कि मान लो जिसमें हमें फोकस करना है वो फील्ड हमने चूज कर लिया। दूसरे वर्ड्स में बोले तो अपनी चॉइस का फील्ड जिसमें हम पूरा फोकस करना चाहते हैं। अब ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सा एक्शन ले जो हमें उस गोल तक ले जाए। इससे हम देख सकते हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप के डिसीजंस कैसे एक दूसरे को कम्प्लीमेंट और एक स्ट्रेंथ देते हैं। इसके अलावा एक्शन के डिसीजंस कई बार क्रूशल होते हैं, यहाँ तक कि आप इन्हें लाइफ सेविंग भी बोल सकते हैं। अब जो स्टोरी हम यहाँ सुनाने वाले हैं उसमें तो पक्का कहा जा सकता है कि एक्शन डिसीजन लाइफ सेविंग ही था। रोल्ड एमुंडसेन की स्टोरी। रोल्ड एमुंडसेन एक ऐसा आदमी था जो अपने अंदर के जायंट को जगाने में पूरी तरह कामयाब रहा। एक नॉर्वेजियन एडवेंचरर एक्सपेडिटियन जिसने कई सारी अननोन टेरिटरीज का फर्स्ट मैप ड्रॉ करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। आपको हम उसके कुछ अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स बताते हैं। साउथ पोल पहुंचने वाला फर्स्ट मैन, नॉर्थ वेस्ट पैसेज क्रॉस करने वाला फर्स्ट मैन और फाइनली फर्स्ट मैन जिसने नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाई किया। मतलब कि वो एक बड़ा ही रेस्टलेस आदमी था जो हमेशा आगे बढ़ने की सोचता था और जब तक कंप्लीट सक्सेस ना मिले जाए तक बैठता नहीं था। और उसकी डिसाइड करने की ये एबिलिटी कि किस एक्शन से उसे सक्सेस मिलेगी कमाल की थी। जैसे कि साउथ पोल रेस में उसके सामने मुश्किलें आई। उसके खिलाफ थे रॉबर्ट स्कॉट, एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जिसे क्वीन का सपोर्ट था और उनके पास लेविश इन्वेस्टमेंट भी था। दूसरी तरफ रोल्ड एमुंडसेन को एक बोट हासिल करने के लिए भी काफी मुश्किलें आई जिसमें उनको अंटार्कटिक तक पहुंचना था। इसके अलावा रॉबर्ट स्कॉट के पास बेटर इक्विपमेंट्स थे जैसे मोटर स्लेजेस, घोड़े वगैरह। लेकिन अपनी केयरफुल प्लानिंग की वजह से एमुंडसेन को इस रेस में विक्ट्री मिली। मतलब कि वो अपने फ्यूचर एक्शन के बारे में बेस्ट डिसीजन लेने में एबल थे। उन्हें मालूम था कि मोटर स्लेज अनरिलायबल है, खासकर पोलर टेम्परेचर में। उन्हें ये भी पता था कि एस्किमोज यानी इनुइट्स आने जाने के लिए पोलर डॉग्स का यूज करते हैं, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी पोलर डॉग्स की हेल्प लेंगे। दूसरी बात, उन्होंने एग्जैक्ट रूट पहले ही प्लान कर लिया था और रियल एक्सपेडिशन से पहले ही उन्होंने रास्ते के लिए फूड वगैरह की सप्लाईज अपने रूट के रास्ते में करवा दी थी, जिससे उन्हें अपने साथ ज्यादा चीजें कैरी नहीं करनी पड़ी। और तीसरी बात ये कि आपको शायद ये अच्छी ना लगे मगर जो एमुंडसेन की सक्सेस के लिए बहुत क्रूशल थी वो ये था कि एमुंडसेन जानते थे कि साउथ पोल आते आते उनकी सप्लाईज ओवर होने लगेंगी, जिसकी वजह से उनके कुछ डॉग्स फिनिशिंग स्टेज में उनके लिए बर्डन बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनमें से कुछ डॉग्स को मारकर खा लेंगे। ये सुनने में काफी ग्रोस लगता है लेकिन ये एमुंडसेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। पहले के अपने कुछ एक्सपेडिशंस में वो स्कवी यानी विटामिन सी की कमी का डेडली इफेक्ट देख चुके थे। उन्हें अच्छे से मालूम था कि स्कवी से कैसे बचा जा सकता है, या तो अपने साथ खूब सारे सिट्रस फ्रूट्स रखो या फिर मीट खाओ। इसलिए एमुंडसेन के पास बस एक सिंपल चॉइस बची थी। ऐसी जगह में सिट्रस फ्रूट्स मिलने का तो सवाल ही नहीं था, तो फिर या तो वो स्कवी से मरे या फिर अपने डॉग्स मारकर खाए। हमें गलत मत समझो, लेकिन उनके लिए अपने लॉयल फ्रेंड को मारकर खा जाना कितना पेनफुल रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन जब आपको टॉप पर पहुंचने की डिजायर होती है तो सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ते हैं। कंक्लूजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंक्लूजन जो आप शायद इस समरी से निकाले वो है कि अपने अंदर के जायंट को जगाना एक लॉन्ग और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आपका हर डिसीजन आपको अपने ही बेस्ट वर्जन के एक स्टेप और करीब ले आता है, लेकिन आपको लगातार अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना होगा और जिसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ हम कुछ बेस्ट टेकअवेज बता रहे जो आपको ध्यान रखने होंगे। 1.
बैलेंस्ड एक्सपेक्टेशन, आपका स्टैंडर्ड समवेयर इन मिडल, यानी ना तो बहुत हाई और ना बहुत लो होना चाहिए। एक्सट्रीमली लो या हाई स्टैंडर्ड से आपका मोटिवेशन डिक्रीज हो सकता है। 2. कोई भी लड़ाई लड़े बिना नहीं जीती जा सकती, अपने सामने आने वाले चैलेंजेस को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। 3. वर्ल्ड के बारे में हमारी नॉलेज डायरेक्ट नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट है, क्योंकि हमें हमेशा यही डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा इंटरप्रेशन ज्यादा रियलिस्टिक है, और हमारे पास हमेशा ही अल्टरनेटिव्स इंटरप्रेशन और उनकी मीनिंग्स होती है। 4. 3 मेजर टाइप के डिसीजंस होते हैं जो आपको अपने अंदर के जायंट को जगाने में हेल्प करे। डिसीजन इस बारे में कि किस चीज में फोकस करे, डिसीजन की इसकी मीनिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, और डिसीजन उन एक्शंस के बारे में तो आप किसी इवेंट्स के बाद लेने के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये अवेकन द जायंट विद इन बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस समरी अवेकन द जायंट विद इन बुक समरी इन हिंदी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल योर बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।